This program is sponsored by Jindal Eye Hospital. आँखों की संपूर्ण जांच पर इलाज का अत्याधुनिक फेको सर्जरी सेंटर, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। कीडना फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट टी अप लेनिमेंट ऑयल। घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द एवं सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत आराम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की बिगेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइस CT स्कैन विद CT एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। सिटी हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोकून हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष मित्तल, जो कि एक न्यूरोनोलॉजिस्ट हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं आपकी सारी समस्याओं के बारे में। वेलकम इन आवर शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, अगर बात करें न्यूरोनोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। न्यूरोनोलॉजिस्ट बेसिकली एक सुपर स्पेशलिस्ट होता है जो अपनी पीडियाट्रिक्स के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद छोटे बच्चों में सुपर स्पेशलाइजेशन करता है। स्पेशली वो बच्चे जो 1 महीने से कम की उम्र के होते हैं। सो बेसिकली मैं 1 महीने से कम के बच्चों का सुपर स्पेशलिस्ट हूँ जी। और अब बात करें निमोनिया के बारे में, तो ये निमोनिया डे बनाया क्यों जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे किस लिए? जी, अभी हाल ही में 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया गया था जी। ये जैसे आपको मालूम होगा कि निमोनिया एक बहुत घातक बीमारी है और हर साल इंडिया में का अगर हम डेटा देखते हैं तो करीब 4 लाख बच्चे हर साल निमोनिया के कारण मौत के मुंह में जाते हैं। सो एक समाज में एक जागरूकता पैदा करने के लिए और उनको सेंसिटाइज करने के लिए कि निमोनिया बेसिकली क्या है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसकी याद में एक वर्ल्ड निमोनिया डे मनाते हैं। और अब निमोनिया के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? जैसे बच्चों को इतनी जल्दी क्यों निमोनिया हो जाता है, उसका क्या रीजन है? देखिए, निमोनिया बेसिकली एक लेमन टर्म है। मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये बीमारी एक ऑर्डिनरी खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार की तरह शुरू होती है और अगर ये कंट्रोल में नहीं आती है और इसके लक्षण या इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है तो ये फाइनली लंग्स को इन्फेक्ट करके निमोनिया में डेवलप हो जाती है। ये कई वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, पैरासाइट की वजह से, फंगस की वजह से। तो ये देखना होता है कि किस वजह से है और कितना सीवियर है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि हम आमतौर पर जब भी बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है हम उसको निगलेक्ट करते हैं या घरेलू नुस्खे अपनाने की कोशिश करते हैं। बट एक लिमिट के बाद अगर बच्चे में सुधार नहीं आता है तो उसको तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए, वरना ये बीमारी और बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें निमोनिया के बारे में, लक्षण पता लग गए तो क्या बच्चों को, जैसे सर्दियों में ज़रूरी है कि सर्दियों में निमोनिया हो और गर्मियों में नहीं होता? नहीं, ये एक मिथ है जो हम ये मानते हैं कि केवल सर्दियों में ही होता है। निमोनिया बेसिकली पेरिनियल डिसीज है, साल में कभी भी हो सकती है। ये बेसिकली किसी भी बच्चे की या किसी भी पेशेंट की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे की इम्यूनिटी यानी कि उसकी लड़ाई बीमारी से लड़ने की क्षमता अगर कम है तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं जी। और अब बात करें निमोनिया के उपचार के बारे में, तो किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए? क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, एकदम से आप उन्हें दवाई नहीं दे सकते, तो किस किस तरह का प्रिकॉशंस भी रखना चाहिए? देखिए, अगर आप प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, निमोनिया क्यों होता है। तो अगर हम ओवरऑल कम्युनिटी में देखें तो जो बच्चे 2 साल से कम की उम्र के होते हैं उनमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, प्लस जो ओवर क्राउडिंग वाले एरिया में रहते हैं या स्लम्स में रहते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे हाइजीन प्रॉपर नहीं है, उस कैटेगरी के लोगों में निमोनिया होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। वो बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं या जो क्रचेस में रहते हैं उन कंडीशंस में निमोनिया होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। वो बच्चे जो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं या जिनका कोई स्प्लीन या किडनीज फंक्शन नहीं कर रही हैं, उन बच्चों में निमोनिया होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो हमें बेसिकली कैटेगराइज करना होता है कि अगर किसी बच्चे को हम निमोनिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें कैटेगराइज करना होता है कि निमोनिया कितना सीवियर है। माइल्ड निमोनिया, जिसको हम केवल सर्दी खांसी आमतौर की भाषा में बोलते हैं, जिसमें और कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उनको हम ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स देते हैं और 5 से 7 दिन का कोर्स होता है। उसके बाद हम बच्चों को हर 2 या 3 दिन में फॉलोअप पे बुलाते हैं और हम देखते हैं कि उसमें कितना रिस्पॉन्स आया है। लेकिन अगर सीवियर डिग्री का निमोनिया है तो उसको बच्चे को हमें एडमिट करना होता है। अगर डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो उसको आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ेगा। इंट्रावीनस यानी नसों के थ्रू उनको एंटीबायोटिक्स देनी होती है, ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और अगर लंग्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं या शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बच्चों को वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है।
डॉक्टर अब बात करें निमोनिया के बारे में तो ये तो चल रही है, लेकिन पीलिया भी बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले उसको पीलिया का शिकार होता है बच्चा, फिर उसको अपन वेंटिलेटर पे रखते हैं, मतलब जिस तरह से उसको प्रोसेस होता है, वो क्या कारण क्या होता है पीलिया का? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे पास रोज़ मेरी ओपीडी में कई बच्चे आते हैं कि जिनको 3rd डे या 4th डे पीलिया डायग्नोज करते हैं और हम उसको ट्रीट करते हैं। कई बार पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे के लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो नवजात शिशु होते हैं या जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उसमें जो पीलिया होता है वो लीवर के इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। ये जो पीलिया होता है ये माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप की वजह से होता है। और 80% जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं जो कि पूरे 9 महीने में पैदा होते हैं, उसमें निमोनिया ये पीलिया के लक्षण पाए जाते हैं। पर आउट ऑफ 80% बच्चे जिनको पीलिया होता है, इट्स ओनली 40% जिनका पीलिया एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है और हमें उनको ट्रीट करना होता है। रिमेनिंग 40% बच्चों में पीलिया एक लेवल तक बढ़ के अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। पीलिया की जो नॉर्मल साइकिल होती है ये यूजुअली 3rd डे या 4th डे शुरू होता है। 6वें डे से 7वें दिन तक ये पीक करता है, उसके बाद 10वें दिन तक ये अपने आप कम हो जाता है। तो हमें बेसिकली बच्चे को फॉलोअप में रखना होता है और ये देखना होता है कि 5वें, 6वें या 7वें दिन उसका पीलापन या पीलिया के लक्षण इतने तो नहीं है कि उसको इलाज करने की ज़रूरत हो। और यहाँ मैं एक और चीज़ आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आमतौर पे जो लोअर सोशियोइकोनॉमिक स्ट्रेटा वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो इलाज करवाने से डरते हैं और वो बार बार हमें फोर्स करते हैं कि कोई दवाई दे दीजिए बच्चे को। बट जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके पीलिया को ट्रीट करने के लिए कोई दवाई नहीं होती है। उनको हम एक स्पेशल कलर की ब्लू लाइट्स के नीचे रखते हैं और उस ब्लू लाइट की वजह से पीलिया कम होता है। तो मतलब मोस्टली हॉस्पिटल्स में देखते हैं अपन कि किस तरह से उनको रखा जा रहा है और काफी टाइम तक उसमें रहते हैं जी, वो 24 to 48 आवर्स का यूजुअली शेड्यूल होता है और उसको ब्लू लाइट के नीचे रखते हैं जिसको फोटोथेरेपी बोलते हैं। जी, लेकिन अगर जैसे बच्चे अगर उसमें से भी इससे भी निकल जाए, स्टेज से निकल जाते हैं, लेकिन कभी भी उनके इन्फेक्शन रह जाता है, जैसे पीलिया कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन दे देता है लंग्स में, आपके लिवर में या कोई चीज़, उसको किस तरह से करें? नहीं, ये एक मिथ है कि पीलिया की वजह से बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या लंग्स में इन्फेक्शन होता है, ऐसा कतई नहीं है। पीलिया एक बहुत ही साधारण सेल्फ लिमिटेड बीमारी है और एक बार फोटोथेरेपी होने से फोटोथेरेपी द्वारा इलाज करने से एक बार जब पीलिया खत्म हो जाता है तो वो दोबारा रिकवर नहीं होता और इसकी वजह से बच्चे को और किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जी बिल्कुल। अब करें प्री मैच्योरिटी, बच्चे जो जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिनके 9 महीने का प्रोसेस नहीं रहता है, वो 8 महीने में हो गए, 7 महीने, उन्हें किस किस प्रॉब्लम से फेस होना पड़ता है? जी, पहले तो हमें ये समझना होगा कि बच्चा प्रीमेच्योर हुआ क्यों। आमतौर पे एक नॉर्मल बच्चा 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ही पैदा होता है। बट अगर किसी कंडीशन में कोई बच्चा प्रीमेच्योरली पैदा हो रहा है तो हमें ये देखना होता है कि उसकी प्रीमेच्योरिटी का कारण क्या है। क्या मदर को लेबर पेन्स जल्दी आ गए थे जिसकी वजह से बच्चा पैदा हुआ, या उसका किसी अर्जेंट इंडिकेशन की वजह से सिजेरियन किया गया, बच्चे को बाहर निकाला गया, या क्या रीज़न था जिसकी वजह से बच्चा बाहर आया। आज से करीब 15 साल पहले ऐसे बच्चे जब बाहर निकल के आते थे तो उनका सर्वाइवल रेट काफ़ी कम था। बट अब हमारी पर्टिकुलर न्यूरोलॉजी ब्रांच में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि आज हमारे पास इनकी सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए तो 30 वीक्स के ऊपर वाले बच्चे की सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स 80 से 90% है हमारे पास। और ऐसे बच्चों में हम यूजुअली जो जैसे ये बच्चे बाहर आते हैं इनमें हमें एक और चीज़ समझनी होती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इनके सारे ऑर्गन्स कम डेवलप होते हैं। ब्रेन, आईज, हार्ट, किडनीज, लंग्स, एवरीथिंग इज़ इमेच्योर और हमें हर सिस्टम को सपोर्ट करना होता है। अगर हम सबसे पहले जैसे ही बच्चा आता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, हमें उसको वेंटिलेटर पर रखना होता है। उसके बाद उसके ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, हमें उसकी अल्ट्रासाउंड्स करने होते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। बिल्कुल डॉक्टर, हम इस बारे में आगे बात करते रहेंगे। हमारे साथ अभी एक कॉल पे कोई एक व्यूअर है हमारे जो बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो सर, आपका नाम? हेलो हेलो हाँ जी, नमस्कार जी। सर, आपका नाम बताएं एक बार। हाँ, मैं HP शर्मा बोल रहा हूँ। जी सर, SP शर्मा जी, बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों में जो निमोनिया वगैरह है उसके क्या लक्षण है और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं अपन? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ हाँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि निमोनिया के अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निमोनिया को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। और ये मैं आपको एज ए मेडिकल पर्सन नहीं, एज ए लेमन पर्सन बता रहा हूँ जिससे आप घर बैठे भी निमोनिया को डायग्नोज कर सकते हैं। जी। मामूली सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार को हम निमोनिया नहीं बोलते हैं, इसको हम केवल सर्दी, खांसी, जुकाम की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद अगर बच्चे की सांस लेने की गति तेज हो जाती है तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। और उसके लिए भी एक डेफिनेट क्राइटेरियाज होते हैं
कि अगर 2 महीने तक के बच्चे की सांस लेने की गति 60 से ज़्यादा है, या 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे की सांस लेने की गति 50 से ज़्यादा है, या 1 साल से 5 साल तक के बच्चे की सांस लेने की गति 40 प्रति मिनट से ज़्यादा है, तो हम उसको निमोनिया क्लासीफाई करते हैं। प्रति मिनट है ना सर? जी सर। और अगर यही फास्ट ब्रीदिंग के साथ अगर पसलियाँ चलने लगें, नीचे छाती में गड्ढे पड़ने लगें, बच्चा नीला हो जाए, या उसको दौरे आ जाएं, या उसका मेंटेशन अबनॉर्मल हो, तो हम उसको सीवियर निमोनिया क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो प्रिकॉशंस क्या यूज कर सकते हैं जैसे कि ऐसा ना हो? जी, प्रिकॉशंस की बात अगर करें तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन होता है कि आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। ये जो अगर हम वायरल या बैक्टीरियल निमोनिया की बात करते हैं तो ये यूजुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी आदमी को सर्दी खांसी जुकाम है और वो किसी बच्चे के पास जाके छींकता है या खांसता है, तो वो वायरसेस या बैक्टीरिया हवा के थ्रू उस बच्चे के पास पहुँचते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो हम एडवाइस करते हैं कि आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। अगर आपको सर्दी खांसी या जुकाम हो रही है तो आप अपने मुंह पे कपड़ा या मास्क लगा के किसी बच्चे के पास जाएं। नॉर्मल बच्चे को हम एडवाइस करते हैं कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि अगर बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि हर सर्दी खांसी जुकाम को निगलेक्ट ना करें। घरेलू नुस्खे या बिना डॉक्टरी परामर्श के उसको बच्चे को ट्रीट ना करें। और अगर आपको जरा भी संदेह होता है या बच्चे को आपको लगता है कि आराम नहीं आ रहा, तो उसको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा के पास ले जाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओपी शर्मा जी, हमें कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर मित्तल से और जानते हैं प्री मैच्योरिटी डिलीवरी के बारे में। उस समय जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह से आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जी, इंडिया में ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स डेटा नहीं है कि जो बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं उनके आगे जाके कैसा डेवलपमेंट होता है। बट अगर हम वेस्टर्न डेटा को स्टडी करें तो रिपोर्ट्स कंपेरेबल हैं। 32 हफ्ते के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, 32 हफ्ते मतलब 7.5 या 8 महीने 7.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें यूजुअली देखा गया है कि आगे चल के कोई लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स या कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। उनका मेंटल डेवलपमेंट, उनका आई डेवलपमेंट, उनका ब्रेन डेवलपमेंट और पूरे बॉडी का डेवलपमेंट यूजुअली कंपेरेबल होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उस बच्चे को आप किसी नॉर्मल बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे जो कि पूरा 9 महीने पे हुआ है, तो आपको एक हमेशा लगेगा कि आपका बच्चा अंडर डेवलप्ड है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बच्चा कैचअप कर लेता है। बट यस, 32 हफ्ते से नीचे वाले बच्चे जो पैदा होते हैं या जिनको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं या जिनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें आगे चल के प्रॉब्लम्स होने की चांसेस होती हैं। प्रॉब्लम्स इन द आइज़ में, उनके विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके मेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल के उनके स्कूल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो सकती है। बट मेरा ये मतलब नहीं है कि ये सब बच्चे में होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उस बच्चे को कैसी केयर मिली, कितनी उसको डैमेज हुआ था, ये सब उस चीज़ पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनके अंदर, हम अगर बात करें कि एक 9 महीने में जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा परफेक्ट है और एक 8 महीने या 7 महीने में पैदा होने वाला बच्चा परफेक्ट इतना नहीं है, तो ये पता कैसे लगे? अगर पता नहीं लग पा रहा है तो हम उसमें आगे उसको ग्रोथ कैसे दिलाएं? जी, जो भी हमारे पास जो बच्चे होते हैं जो या तो पूरे 9 महीने पे आते हैं या समय से पहले जो पैदा होते हैं, जब भी वो हमारे पास फॉलोअप में आते हैं ओपीडी में। सर, हम इस बारे में आगे बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, आप सर बताएं आपका नाम। अमित शर्मा। अमित जी, बताएं आपका सवाल क्या है? एक्चुअली क्या है कि जो मेरे दोस्त के अभी बेटा हुआ था 1 महीने पहले, तो अभी मौसम चेंज हुआ, उस समय उसको नहला दिया है ना, तो ठंडे पानी से नहला दिया, उसके बाद उसके बुखार नहीं उतर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके निमोनिया या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम है? हमको डाउट है, जबकि डॉक्टर नहीं बता रहे हैं कि निमोनिया है। जी, अगर उसको बुखार नहीं उतर रहा है तो उसके साथ और भी क्या लक्षण है ये मैं जानना चाहूँगा। क्या उसको खांसी आ रही है? क्या उसकी सांस तेज? जी, खांसी तो आ रही है। उसकी सांस तेज चलती है? हाँ, बिल्कुल तेज चलती है। पसलियों में गड्ढे पड़ते हैं? इतना तो गौर नहीं किया मैंने, ये तो पूछ देता हूँ मैं। कोई जांच कराई है उसकी, छाती का एक्सरे या ब्लड टेस्ट? नहीं, अभी नहीं कराया सब। और ये कब से हो रहा है ये 2-3 दिन से। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर बुखार तेज है, सांस तेज चल रही है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। मैं बिना बच्चे को देखे तो नहीं कह सकता, पर हाँ लक्षण निमोनिया के जरूर हो सकते हैं।
डॉक्टर कह रहा है निमोनिया नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये डाउट है कि निमोनिया है। देखिए, मैं अगर डॉक्टर ने बोला है निमोनिया नहीं है तो आप डॉक्टर की सलाह के साथ ही जाएं। हो सकता है वो उन्होंने पूरी तरह से बच्चों को एग्जामिन करने के बाद ही ये निष्कर्ष निकाला हो कि निमोनिया नहीं है, और वो सही क्या कर रहा है। ये डाउट हो रहा है कि उन्होंने अभी तक कोई चेकअप नहीं कराया, ऐसा कोई इस तरह का। आप अपने डॉक्टर साहब से कॉन्फिडेंस लेके उनसे बात कर लीजिए। उनको एक बार बताइए कि सर अगर आपको जो भी रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं वो एक बार करा लें, और जो भी आपको डाउट हो आप एक बार क्लियर करें। ठीक है साहब, थैंक यू। अमित जी, हमें कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आपका जो भी सवाल था उसका आपको पूरा जवाब मिल गया हो। चलिए अब डॉक्टर साहब बात करते हैं वापस से हम कि हम बच्चों में कैसे अंतर करें, 8 महीने 7 महीने पैदा होने वाले और 9 महीने में पैदा होने वाले बच्चों में क्या डिफरेंस हो जाता है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं, चाहे समय से पहले हों चाहे समय के बाद हों, मतलब राइट टाइम पे हों, वो जब भी हमारे पास फॉलोअप में आते हैं हम उनको प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं, और एग्जामिनेशन करने के बाद उनके जो वाइटल्स होते हैं या उनकी जो ग्रोथ होती है, मानी कि सिर की गोलाई जो कि एक ब्रेन डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, उसकी लेंथ, उसका वजन और उसके बाकी पैरामीटर्स एक प्रॉपर चार्ट पे हर बार प्लॉट करते हैं। एक स्टैंडर्ड चार्ट्स बने हुए हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं, उनमें हम प्लॉट करते हैं, और हर जेस्टेशन के हिसाब से या हर वीक छोटे बच्चे के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिक चार्ट्स होते हैं। हर बीमारी के अलग अलग स्पेसिफिक चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स में प्लॉट किया जाता है, और उस चार्ट पे प्लॉट करने के बाद उसकी ग्रोथ देखी जाती है कि वो बच्चा कैसा ग्रो कर रहा है। हम कभी भी एक 8 महीने के बच्चे को 9 महीने के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, और ना ही कभी करना चाहिए, क्योंकि इससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मिलती है। एक 8 महीने का बच्चा 8 महीने के बच्चे के हिसाब से ग्रो करेगा, एक 9 महीने का बच्चा 9 महीने के हिसाब से ग्रो करेगा। अब बात करते हैं जैसे बर्थ डिफेक्ट की। जैसे कुछ बच्चों को बर्थ से कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता है, जैसे कुछ मेंटली इनबैलेंस्ड होते हैं बच्चे, उसका क्या रीज़न होता है। जैसे जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो समय हम क्या सोनोग्राफी में ये चीज़ पता लग सकती है, या गलत जैसे धारणा है आपने गलत जगह चौराहे पे पैर रख दिया या आपने कुछ गलत जगह कुछ खा लिया बाहर चलेगा, ये एक नॉर्मल मान्यता है लोगों की, तो क्या ये इस वजह से होता है या इसका कोई साइंटिफिकली रीज़न होता है। देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ऐसा कोई होता है कि आपने कुछ खा लिया या कुछ पहन लिया या आपने बाहर चले गए तो उससे कुछ होगा। बट हाँ, जो जैसे कि आपने बात की कि कुछ बच्चे मेंटली इम्बैलेंस्ड होते हैं, ये मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये कुछ मतलब रीजंस की वजह से हो सकती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है जेनेटिक। अगर मान लीजिए कुदरती तौर पे बच्चा गलत बना हुआ है या ख़राब बना हुआ है, या उनकी फैमिली में ये बीमारी चलती आ रही है, जो कि जैसे कि आप जानते होंगे क्रोमोसोमल बीमारीज होती हैं कि अगर एक फैमिली में किसी को हुई है तो आगे होने वाले बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा होती है। सेकेंडली, अगर मान लीजिए बच्चा पैदा होती है रोया नहीं या उसको टाइम लगा रोने में, तो उसमें दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उसके आगे चल के उसको इस कंडीशन को हम एस्फिक्सिया बोलते हैं, उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। एक और ग्रुप ऑफ बीमारी है जिसको हम एंजाइम डिसऑर्डर्स बोलते हैं, कि बच्चे में किसी पर्टिकुलर एंजाइम की कमी है जिसकी वजह से उसका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, हमें इंडिविजुअली बैठ के एक एक कॉज रूल आउट करना पड़ता है। बट हाँ, ये जो आपका कहना है कि खाने से या पहनने से या कुछ करने से होता है, ये बिल्कुल गलत है। जी, हमारी बात आपसे जारी रहेगी, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में जानते हैं कुछ और सवालों के जवाब।